बीबीसी दुनिया में आज देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव। मणिपुर में 2 छात्रों के शवों की तस्वीर वायरल होने के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन, जो अब भी है जारी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग की जांच के लिए समिति गठित। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल को ट्रांसफर कर भेजा गया मणिपुर। दिखाएंगे मणिपुर का ताजा हाल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। मणिपुर के मौजूदा हालात की करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। दोनों नेता ऐसे समय मिल रहे हैं जब कनाडाई सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनातनी है चरम पर। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का आज चेन्नई में हुआ निधन। 98 वर्ष के थे स्वामीनाथन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम की घोषणा। घायल अक्षर पटेल की जगह गेंदबाज आर अश्विन को मिला मौका। ऑफ स्पिनर अक्षर पटेल को एशिया कप के दौरान लगी थी चोट। मेजबान भारत अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगा। एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत की शुरुआत निशानेबाजी में गोल्ड के साथ। अनुष अग्रवाला को घुड़सवारी में मिला ब्रॉन्ज। वुशु में भी भारत को मिला पदक। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। मणिपुर में जुलाई से गायब 2 मैतेई छात्रों की मौत की पुष्टि के बाद हिंसा और विरोध प्रदर्शन दोबारा तेज हो गए हैं। हिंसा से निपटने और हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने कश्मीर के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को मणिपुर भेजा है। कवर स्टोरी में आज मणिपुर की बात। अभी थोड़ी देर पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि मणिपुर में भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के परिवार के खाली पड़े एक घर पर हमला करने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। मणिपुर में पिछले 5 महीनों से हिंसा जारी है। जुलाई में लापता हुए मैतेई समुदाय के छात्रों के शवों की तस्वीरें कुछ दिनों पहले सामने आई। मृतकों में एक लड़की और एक लड़का है। इसके बाद वहां हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। बुधवार को राजधानी इंफाल में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और एक नेता के घर पर हमले की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। देखिए बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन की यह रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन, रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले। ये ताजा प्रदर्शन मई में मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद हुए बड़े प्रदर्शनों में से है। ये प्रदर्शनकारी राजधानी इंफाल में विरोध जता रहे थे, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हो गई। दर्जनों लोग घायल हुए और इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। उग्रवाद विरोधी एक विवादित कानून की वजह से फिलहाल मणिपुर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। ये सब शुरू हुआ कुछ तस्वीरों के सामने आने के बाद। लिंदोई नामी और हिमनजीत जुलाई से ही लापता थे। पिछले महीने ही बीबीसी ने लिंदोई नाम्बी के पिता से बात की थी। मैं आशा करता हूं कि वो वापस आ जाएगी, चाहे कितना भी दुख हो। मैं किसी तरह से जीने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह की लड़की वो है, मुझे उम्मीद है कि वे उसे जाने देंगे। उस फोटो से वो खबर आई जो कोई भी पिता सुनना नहीं चाहेगा। इस मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये कहा, और हम ये पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वाचन देता हूं कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये हिंसा मई में शुरू हुई थी। तब से राज्य में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तब से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये हिंसा थमती नहीं नजर आ रही। दोनों समुदायों का कहना है कि जिस तरह के अत्याचार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, उसके बाद दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है। और ये संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, इसको और मुश्किल बना दिया है। और मणिपुर के ताज़ा हालात कैसे हैं, इस बारे में राजधानी इंफाल से जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
हम शहर में जहाँ भी गए वहाँ हमें सुरक्षा बलों की खासी तैनाती देखने को मिली। पिछले 2 दिनों से ये तैनाती बढ़ी हुई है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र इंसाफ की मांग के साथ इम्फाल और उसके आसपास के शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के अखबार अगर आप देखें तो आपको अलग अलग आंकड़े दिखाई देंगे। किसी अखबार में 125 स्टूडेंट्स और किसी में 170 से 175 स्टूडेंट्स के घायल होने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सुरक्षा बलों को पैलेट गन्स का, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा भीड़ को समेटने के लिए। कई स्टूडेंट्स अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये स्टूडेंट्स तब सड़कों पर उतरे जब स्टेट पर पिछले 4.5 महीने से ज़्यादा से लगा मोबाइल इंटरनेट बैन हटाया गया और 2 छात्रों के मृत शरीरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई और शेयर की जाने लगीं। ये एक 17 साल की लड़की और एक 20 साल के लड़के की तस्वीरें थीं। ये दोनों ही जुलाई में गुमशुदा हो गए थे। उसके बाद फिर कोई जानकारी नहीं मिली। जब इंटरनेट बैन हटा तो एक तस्वीर जिसमें दोनों के मृत शरीर देखे जा सकते हैं शेयर की जाने लगी। उसी से गुस्साए छात्र सड़कों पर आए और उन्होंने मांग की कि इनके हत्यारों को, ये मैतेई समुदाय के छात्र जो मारे गए हैं, उनके समर्थन में मैतेई समुदाय के और छात्रों ने इनके हत्यारों को अरेस्ट किए जाने की, सज़ा दिलाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने शांति की अपील की है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, उसके बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहे। इंटरनेट दोबारा बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि हत्यारों को पकड़ा जाएगा। अलग अलग टीम्स उसके लिए पूरे प्रदेश में भेजी गई हैं। भारत सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को इसकी जांच का जिम्मा दिया है। सीबीआई की टीम भी बुधवार को मणिपुर पहुंच गई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य और उसकी जांच एजेंसियों में कम भरोसे के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पिछले लगभग 5 महीनों से मणिपुर में कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच हुए हिंसा के सभी मामलों की तफ्तीश सीबीआई को सौंप दी है। अब इस ताज़ा मामले के बाद विपक्षी पार्टियों ने मांग की है एक बार फिर कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफ़ा दें। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोनों समुदायों के बीच बनी खाई को पाटने के लिए ये पहला कदम होगा कि मुख्यमंत्री अपनी गद्दी से हट जाएं। मणिपुर में इस साल हिंसा की शुरुआत मई के महीने से हुई। हिंसा की वजह थी मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन। मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर ज़िले के तोरबंग इलाके में एक रैली आयोजित की जिसका नाम था आदिवासी एकजुटता रैली। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस के अनुसार इसी दौरान जनजातीय समूहों और मैतेई लोगों के बीच हिंसा शुरू हो गई जो धीरे धीरे दूसरे इलाकों में भी फैल गई। अब तक इस हिंसा में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। खबर इराक से। उत्तरी इराक के अल हमदानिया ज़िले में शादी के दौरान इमारत में लगी आग में कम से कम 100 लोग मारे गए थे। उन्हें आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। स्थानीय समुदाय के लोगों का कहना है कि शादी में हुई त्रासदी के बाद वो सभी सदमे में हैं। हमारी अब कोई फीलिंग ही नहीं बची है क्योंकि यहाँ हमदानिया में हम सभी एक दूसरे को जानते थे। मारा गया हर व्यक्ति किसी का रिश्तेदार या पड़ोसी है। यहाँ हम सब एक परिवार की तरह हैं। शादी समारोह में आग लगने की वजह से बड़ी संख्या में लोग झुलसे भी हैं जिनका मोसुल समेत कई अस्पतालों में इलाज जारी है। समारोह में मौजूद लोगों और अधिकारियों को लगता है कि हॉल में कुछ ऐसी चीज़ें लगी थीं जिन्होंने जल्दी आग पकड़ ली थी और इस आग की शुरुआत आतिशबाजी से हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस में ज़्यादातर पश्चिम विरोधी भावनाएं हैं, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद बारबी फिल्म की पायरेटेड कॉपी को देखने के लिए सैकड़ों रूसी लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं। लेकिन रूसी राजनेताओं को ये इतनी पसंद नहीं आ रही। उन्होंने इसे अमेरिकी जीवन शैली का विज्ञापन बताया है। इसका मुकाबला करने के लिए रूसी प्रशासन मनोरंजन के ऐसे तरीके निकाल रहा है जो देशभक्ति को बढ़ावा दें और सरकार के लिए समर्थन जुटाएं। देखिए मॉस्को से बीबीसी के रूसी संपादक स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। रूस के नेता पश्चिमी देशों पर रूस को अस्थिर करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी देश रूस को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं।
उनका दावा है कि पश्चिमी मुल्क धर्म भ्रष्ट करते हैं, इसलिए वो इस फिल्म के आने से ज्यादा खुश नहीं हैं। यूक्रेन जंग की वजह से हॉलीवुड के प्रतिबंधों के बावजूद बारबी मूवी मॉस्को के सिनेमा घरों तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये एक पायरेटेड कॉपी है। पर रूस की कल्चर मिनिस्ट्री ने ये कहते हुए फिल्म की आलोचना की है कि इसमें रूस के पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला कुछ भी नहीं है। सांसद मारिया बुटीना चाहती हैं कि रूसी किंडरगार्टन में बारबी डॉल पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जहां तक फिल्म की बात है वो कहती हैं, मेरे हिसाब से तो यह सच्चाई से इतना ज्यादा दूर है कि मुझे नहीं लगता कि ये उस चीज को बढ़ावा देती है जो रूस आज दुनिया के सामने लाना चाहता है। रूस दुनिया के सामने क्या लाना चाहता है? कुछ लोग इसे पारंपरिक मूल्य कहते हैं। जिस देश ने अपने पड़ोसी पर हमला कर दिया, उस देश की प्रतिनिधि होने के नाते आप कैसे मूल्यों की बात कर सकती हैं? आप जानते हैं कि इस मामले में हमारी राय अलग है। हमारा मानना है कि नेटो हम पर बहुत आक्रामक था। यहाँ आप सत्ता में बैठे लोगों से अक्सर यही सुनते हैं। भले ही यूक्रेन पर हमला रूस ने किया, लेकिन वो कहते हैं कि रूस ने आक्रामक रवैया नहीं दिखाया, बल्कि अमेरिका, नेटो और पश्चिमी देश रूस को धमका रहे हैं। और सरकार इस कथित धमकियों का इस्तेमाल आम लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए करती है। ये अपनी मातृभूमि से प्यार के बारे में है, न कि बारबी लैंड के बारे में। आप मनोरंजन के नाम पर इसी तरह की बहुत सी सामग्री देखते हैं। मॉस्को से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद शोकीना शहर में हम पैरा ट्रूपर पॉप स्टार्स के शो में पहुंचे, जो देशभक्ति के गाने गा रहे हैं। इन देशभक्त पॉप स्टार्स का शो लगभग हाउसफुल है। उनके पीछे लगी स्क्रीन पर बारबी या केन नहीं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन दिखाई देते हैं। वो यूक्रेन से जंग को लेकर गा रहे हैं, हम मातृभूमि की सेवा करेंगे और दुश्मन को कुचल देंगे। देशभक्ति के इन गीतों का आम आदमी पर कितना असर होता है, जानने के लिए मैंने शोकीना में लोगों से बारबी फिल्म के बारे में पूछा। आंद्रेई ने मुझे कहा कि मनोबल बढ़ाने के लिए हमें देशभक्ति वाली रूसी फिल्मों की ज़रूरत है और हमें अपनी ज़िंदगी से पश्चिमी आदतों को ख़त्म करना चाहिए। हालांकि डियाना सोचती हैं कि आर्ट यूनिवर्सल है और तौर तरीके सीखने के लिए ज़्यादा मिलनसार बनने के लिए आपको दूसरे देश की फिल्मों को देखना चाहिए। लेकिन जब तक उनके देश और पश्चिमी देशों के बीच तनाव रहेगा, रूस के लोगों पर पश्चिम को अपना दुश्मन मानने का दबाव उतना ही ज्यादा होगा। नीदरलैंड्स के शहर रोटरडैम में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की है। इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। रोटरडैम में 2 जगहों पर गोलीबारी हुई है। पुलिस ने यह माना है कि कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में 32 साल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। थोड़ी देर बाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और अब बात नागोर्नो काराबाख की। ये अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच एक विवादित इलाका है जिस पर दोनों देश अपनी दावेदारी करते हैं। दुनिया की नज़रों में नागोर्नो काराबाख आधिकारिक तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ आर्मीनियाई मूल के लोगों का कब्जा है। यहाँ पिछले 3 दशकों से लड़ाई चलती रही है। ताज़ा विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते अज़रबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आर्मीनियाई नस्ल के लोग आर्मीनिया में शरण ले रहे हैं। आज़ादी के लिए सालों तक संघर्ष करने के बाद नागोर्नो काराबाख में अधिकारियों का कहना है कि अगले साल इस इलाके का वजूद खत्म हो जाएगा। अपने पेट से लोग बेशुमार प्यार करते हैं, लेकिन रांची के रहने वाले शिवशंकर ने अपने डॉग रैगनर के प्यार में जो कुछ किया वो एक मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत में अपने डॉग के साथ 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया और देश के कई शहरों में ऑटो फीडर्स लगाए, जिससे सैकड़ों स्ट्रीट डॉग्स खाना खा रहे हैं। अब वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन ऑटो फीडर्स को लगाने के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए उनकी कहानी मेरी और कैमरा पर्सन संदीप यादव की इस रिपोर्ट में। ये मेरा पेट जर्मन शेफर्ड है जिसका नाम है रैगनार। इसके साथ हम लोग 3.5 साल से भारत भ्रमण कर रहे हैं। 2022 नवंबर की बात है जब ये बीमार हो चुका था और इसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ये मेरे आंखों से दूर होते जा रहा था। तो इसको बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, हर तरह के डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर के गया, एड़ी चोटी एक कर दी, फिर भी कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने गॉड से प्रार्थना किया कि हे गॉड, अगर ये ठीक हो जाएगा तो 1000 जानवरों की सुरक्षा करेंगे। फिर उसके बाद सीधा मैं घर आया, इसकी नजर उतरवाया और फिर देखा कि ये ठीक हो गया।
फिर जो मैंने भगवान को प्रॉमिस किया, आज के डेट में मैं उसी मिशन पे लगा हूँ कि मैं हज़ारों स्ट्रीट डॉग्स को आज के डेट में खाना खिला रहा हूँ उस ऑटो फीडर के माध्यम से। ये एक सैनिटरी पाइप है जो साधारणतः हम लोग घर में यूज़ करते हैं। उसके माध्यम से मैंने एक ऑटो फीडर बनाया है जिसमें फूड हम लोग डालते हैं और जैसे जैसे फूड नीचे से ख़त्म होता है ऊपर से धीरे धीरे आता है। इस ऑटो फीडर के माध्यम से डॉग्स खाना खाते हैं। कोई फूड चुरा करके लेके चला जा रहा है, कोई कचरा चुनने वाला पाइप को ही उखाड़ के लेके चला जा रहा है, तो और कहीं कहीं तो कोई लोग चिल्लाने लगते थे कि यहाँ मत लगाओ ऐसा वैसा। तो ये सब कठिनाई तो उसको मैं बहुत प्यार से समझाता था, जागरूकता करता था, बच्चों को बताता था कि ये रोड साइड के डॉग्स के लिए है, घर के लिए तो आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही हो। किसी ने रोकने की भी कोशिश की, बहुत अपशब्द भी इस्तेमाल किए, लेकिन मैं बहुत तरीके से इस ऑटो फीडर को लगा रहा हूँ जहाँ पे जो पेट फ्रेंडली हैं, जो पेट पेरेंट हैं, उनके घर के सामने या सीसीटीवी फुटेज के सामने या जो कोई पहचान के हैं, तो इस तरह से हम लोग लगा रहे ताकि ऑटो फीडर का नुकसान ना हो। इसकी लैंग्वेज खैर नहीं समझता हूँ, लेकिन इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो एक्सप्रेशन है, जो हम दोनों के बीच का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और मैं इसकी सारी भाषा समझता हूँ। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @bbcwith।